अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। यार ये तो क्या कह रहे हैं। चलें लेट्स स्टार्ट फोकस। ये हम पढ़ रहे हैं रिजर्वेशन ऑफ नेम। अब यहां से ऑनवर्ड्स कुछ टाइम लिमिट स्टार्ट होंगी, ज्यादा आएंगी और डिटेल्स भी स्टार्ट हो जाएंगी। पूरी बी लॉ की। हाँ जी पूछो। बुक शेयर नहीं हो रही आपकी? बुक शेयर नहीं हो रही? यस सर, आपकी बुक नहीं शेयर हो रही। ये ठीक है, डन। ध्यान देंगे जी आप। ये पढ़ रहे हैं हम जी सर। पेज अब 363 पे हम पढ़ रहे हैं रिजर्वेशन ऑफ नेम। इसको फोकस करना है आप, ठीक है। यहां से टाइम लिमिट स्टार्ट हो रही है, आप फोकस करना है। जहां टाइम लिमिट्स आएंगी वहां आपने सर्कल करना है, ठीक है। और डिटेल्स भी आएंगी। आप रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? बुक करे, जैसे फ्लाइट बुक करते हो, होटल का रूम बुक करते हो, ऐसे आप कंपनी का नाम भी रिजर्व या बुक कराते हो। मतलब क्या है इसका? लेट्स फाइंड आउट। अ पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर रिजर्वेशन इन बुकिंग ऑफ अ नेम सेट आउट इन द एप्लीकेशन फॉर अ पीरियड। सर्कल करो इसको। नॉट एक्सीडिंग 60 डेज का मतलब क्या होता है? कोई भी बंदा, यानी कोई भी पर्सन के ऊपर लिखो प्रोमोटर, जो बंदा कंपनी बना रहा होगा वो एप्लीकेशन देगा किसको? रजिस्ट्रार को। क्या कहेगा उसको? वो कहेगा डू मी अ फेवर यार, मैं ये नाम रखना चाहता हूं बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड, मैंने अभी रखा नहीं है, काइंडली इसको बुक कर दे मेरे लिए। बुकिंग कर दें। कितने दिन के लिए? 60 दिन के लिए। तो रजिस्ट्रार क्या कहेगा? भाई मैक्स लिमिट है 60 डेज, इससे ज्यादा के लिए मैं आपके लिए बुकिंग नहीं कर सकता। आई कैन नॉट कीप ऑन होल्डिंग इट फॉर यू, मैं वरना किसी और को दे दूंगा। तो कोई भी बंदा जो कंपनी बना रहा होगा उसको राइट है कि वो मैक्सिमम 60 डेज तक के लिए वो नाम मतलब प्रोपोज्ड नेम जो वो रखना चाह रहा है उसको 60 दिन तक के लिए बुक करा सकता है। 60 दिन के बाद उसको परचेज करना पड़ेगा नाम, जैसे डोमेन नेम होता है वेबसाइट का, वरना बुकिंग कैंसिल हो जाएगी, किसी और को दे दिया जाएगा। आगे आ जाओ, जो समझना है पूछना है। वेयर इट इज फाउंड दैट अ नेम वाज सर। हाँ जी सर परचेज कैसे नाम भी परचेज किए जाते हैं कंपनी के? पैसे तो पे करने हैं ना आपने यार, पैसे तो पे करने होते हैं आपको। पैसे तो सही पे है। करने हैं, फ्री तो नहीं है, चैरिटी तो नहीं है, यू गॉट टू पे समथिंग। ओके सर। वेयर इट इज फाउंड मतलब जब रजिस्ट्रार को मालूम होगा या ये हकीकत सामने आएगी दैट अ नेम वाज रिजर्व्ड बाय फर्निशिंग, का मतलब क्या होता है? प्रोवाइडिंग फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। मैं वो बंदा, मैं प्रमोटर हूं, मैं सिंगल मेंबर कंपनी बनाने जा रहा हूं, बना सकता हूं, यस। रजिस्ट्रार को जो मैं मालूमात दूंगा, अगर देखो लॉ में ये लफ्ज होता है जानते बूझते समझते, नोइंगली कॉन्शियसली विलिंगली। मैंने जानते बूझते समझते अगर उसको गलत मालूमात दी हैं, फॉर एग्जांपल नकली आईडी कार्ड बनाया हुआ मैंने, या बेसिकली मैं कोई गैर कानूनी काम करूंगा, मैं बताता नहीं हूं, और बाद में तो लफ्ज है वेयर इट इज फाउंड, फॉर मतलब बाद में ये मालूम होता है। सच रिजर्वेशन शैल बी कैंसल, जो ही ये बात मालूम होगी, एंड इन केस द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेट, और अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट भी हो चुकी है। देखो रजिस्ट्रार भी एक इंसान है भाई, टू एयर इज ह्यूमन, गलती हो सकती है, बाज़ औक़ात कोताही भी हो जाती है, बाज़ को नजरों के सामने चीज होती है मिस हो जाती है। लेकिन कानून ये लॉ पढ़ रहे हैं आप, ये किसी की मर्जी ख्वाहिश नहीं, इसे लॉ। तो कंपनीज एक्ट 217 ये कहता है कि जहां एक बंदा या कई बंदे जो कंपनी का नाम रखवा रहे होंगे उस वक्त वो गलत मालूमात दें, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दें, और बाद में ये मालूम हो जाए तो फिर क्या किया जाएगा? वो जो बुकिंग कराई थी 60 दिन के लिए वो कैंसिल कर दी जाएगी। तो जहां ये है ना वेट इज फाउंड, इसका मतलब है 60 दिन के अंदर अंदर ये मालूम हो जाएगा। लेकिन जहां कंपनी उसी नाम से इनकॉर्पोरेट हो गई हो और फिर बाद में पता चले तो फिर इट शैल बी डायरेक्टेड टू चेंज इट्स नेम, तो फौरन कहा जाएगा कंपनी को डायरेक्ट इसको भी नाम चेंज करो अपना। द पर्सन मेकिंग एप्लीकेशन शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी। तो फिर द पर्सन मेकिंग एप्लीकेशन शैल बी लायबल, और अगर वो नहीं लायबल टू पेनल्टी मतलब क्या होता है कि जो बंदा, जो प्रोमोटर, पर्सन के ऊपर लिखो प्रोमोटर या प्रोमोटर्स, जो बंदा ने दरखास्त दी होगी अगर वो ये काम नहीं करेगा तो फिर उसको ये सजा होगी, या ये भी कर दिया जाएगा सालिक दो पेनल्टी के कि चूंकि उसने जानबूझ के नाम प्रोवाइड करा है लिहाजा उसको पेनल्टी में जुर्माना लगेगा जितना रजिस्ट्रार मुनासिब समझेगा। तो यहां से क्या बात सामने आती है? जब आप कंपनी का नाम रिजर्व करा रहे हो यानी कि बुकिंग करा रहे हो, यू नीड टू बी केयरफुल, यू नीड टू बी वाइज, यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल कि जो मालूमात प्रोवाइड कर रजिस्ट्रार को वो सही करें, क्योंकि अगर बाद में मालूम हो गया देर या सवेर तो आपसे कहा जाएगा फौरन कैंसिल कराओ रिजर्वेशन। या अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है तब भी बाद में कहा जाएगा आपको कि ये नाम
चेंज करो जल्दी से, और ये गलत मालूमात प्रोवाइड करने पर भी आपको जुर्माना लगाया जाए। कितना? रजिस्ट्रार डिसाइड करेगा। इफ द नेम अप्लाइड फॉर इज रिफ्यूज्ड बाय द रजिस्ट्रार, और अगर जो नाम आपने अप्लाई, जिसको इसको ऐसे समझो, ये जब आप ईमेल अकाउंट बनाते हैं तो अगर नोट किया हो तो कई नाम आप ट्राई करते हैं, मैसेज आता है नेम इज ऑलरेडी टेकन, यानी कि जब वो कहते हैं नेम इज ऑलरेडी टेकन, बेसिकली वो आपको रिफ्यूज कर रहा होता है ना। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या कोई भी आ गया, जीमेल आ गया, हॉटमेल आ गया, याहू आ गया, तो वही जो नाम हमने अप्लाई किया है रजिस्ट्रार को, अगर रजिस्ट्रार स्ट्रेट इनकार कर दे, इफ द नेम अप्लाइड फॉर इज रिफ्यूज बाय द रजिस्ट्रार, एग्रीव्ड पर्सन क्या होता है? अब लीगल लफ्ज आना शुरू हो गए मोटे मोटे। एग्रीव मतलब मुतासरा पार्टी, अफेक्टेड पार्टी, जिसको इनकार किया जाएगा, यानी कि प्रमोटर। द एग्रीव्ड पर्सन, अगेन सर्कल करो इसको, मे विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल, ये पूरी टाइम लिमिट है, ये विद इन 30 days ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल, ये पूरी टाइम लिमिट है। जिस दिन उसको रिफ्यूजल मिला होगा उसके बाद 30 दिन के अंदर वो क्या करेगा? प्रिफर एंड अपील टू द कमीशन। तुमने पहले पढ़ा हुआ है ना कि रजिस्ट्रार के ऊपर कौन बैठता है? कमीशन, यस। अपील क्या होती है? लिख लो, जब भी एक अथॉरिटी आपके खिलाफ फैसला दे और उस फैसले से आप ना खुश हो, तो फिर उस फैसले के खिलाफ आप उससे बड़ी अथॉरिटी के पास जाते हैं। तो रजिस्ट्रार ने आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज की है ना, तो रजिस्ट्रार के ऊपर जाओगे ना, आप कमीशन के पास जाओगे और क्या कहोगे? भैया दरखास्त गलत रिफ्यूज हुई, आई एम नॉट हैप्पी विद इट, आप इसको देखें। तो वो उसको देखेंगे और फिर फैसला करेंगे। ठीक हो गया? ये कौन है? ये हमारा कौन सा बैच है? B1 है ना ये तो। अच्छा, कोई सवाल यहाँ तक? जल्दी से कोई सवाल यहाँ तक एनीवन? ठीक है। सर ये जो सेकंड ये रिजर्वेशन ऑफ नेम का सर सेकंड पैराग्राफ का मोटा मोटा अगर ओवरव्यू एक दफा आप दे दें। लिख लो ना उर्दू में कि जहां ये हकीकत मालूम हो, जहां ये मालूम हो कि प्रमोटर ने जब दरखास्त दी थी उस वक्त जानते बूझते समझते या इवन गलती से गलत मालूमात फराम की हो, तो नाम की रिजर्वेशन या बुकिंग को कैंसिल कर दिया जाएगा। और अगर कंपनी रजिस्टर भी हो गई है उस नाम से, तो उसके बाद भी रजिस्ट्रार हुक्म देगा उनको कि नाम चेंज करें, और जिन्होंने ये गलत मालूमात फराम की होंगी उनको जुर्माना लगाया जाएगा। ये बात, और दोनों केस में बच नहीं सकता। ठीक है, डन। बुकिंग के दौरान या इनकॉर्पोरेशन के बाद भी आप बच नहीं सकते, आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। फिर अगर आप खुश नहीं है फैसले से, आप अपील करेंगे, कहां करेंगे? कमीशन को अपील करेंगे। फिर कमीशन क्या करेगा? देखो ये, एन ऑर्डर ऑफ द कमीशन शैल बी फाइनल एंड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट और अथॉरिटी। कमीशन के फैसले के खिलाफ अपील नहीं कर सकते आप, खत्म, लाइक इट और नॉट, यू गॉट टू एक्सेप्ट इट। ये सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल है, खत्म, उसके ऊपर कोई अदालत है ही नहीं। ऐसे कमीशन का फैसला फाइनल है। कंपनीज के मामलात में कमीशन का फैसला ये इन केसेस में फाइनल है, इसके ऊपर आप अपील नहीं कर सकते, यू गॉट टू एक्सेप्ट इट। जी कोई सवाल यहां तक? एनीवन? जल्दी, क्विक। यस सर। सर अगर फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है तो सर उसका सिर्फ असर नेम पर पड़ेगा कि वो रजिस्ट्रार कह रहे हैं कि सिर्फ नेम चेंज कर दें? नाम ही तो रख रहे हैं ना, अभी तो नाम ही रख रहे हैं ना, अभी नाम ही रखने की बात हो रही ना, बाकी मामला तो बाद में आएंगे। अभी हम रख ही नाम रहे हैं, तो सारी बात खाली नाम की बात होगी ना, अभी बाकी मामला भी होते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल कर क्या रहे हैं आप? नाम रख रहे हैं। तो लिहाजा नाम रखाने के दौरान अगर आप ये काम कर बैठते हैं उसकी सजा बता रहे हैं ना, ठीक है, राइट? ओके सर, मूव ऑन, स्पीड अप, आगे आ जाओ। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? करेक्शन ऑफ अ नेम ऑफ कंपनी। सेक्शन नंबर्स इग्नोर करेंगे आप। चलें जी, कंपनी का नाम रख लिया, कंपनी का नाम करेक्ट भी हो सकता है, कंपनी ऑन इट्स ओन और ऑन डायरेक्शन ऑफ रजिस्ट्रार। इस हेडिंग को भी इग्नोर कर दो। मेन टॉपिक क्या हमारा? कंपनी के नाम की रेक्टिफिकेशन या करेक्शन। अ कंपनी विच थ्रू इन एडवर्टेंस क्या होता है? अनजाने में, अनविलिंगली, और अदरवाइज मतलब जाने, अदरवाइज मतलब जाने में, इनएडवर्टेंस अनजाने में। A company which through inadvertence or otherwise is registered by a name। एक कंपनी जो जाने अनजाने में, याद रखो रजिस्ट्रार इंसान बैठा है यार,
उससे भी गलती हो सकती है। क्या पता उसके सामने लिखा हो कि इस नाम की और कंपनी मौजूद है, लेकिन गलती से वो नाम रख दें। तो अगर एक कंपनी जो जाने अनजाने में ऐसे नाम से रजिस्टर हो गई है जो नहीं होनी चाहिए थी, इज रजिस्टर्ड बाय अ नेम इन कॉन्ट्रावेंशन, मतलब क्या होती है? खिलाफ वर्जी, वायलेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट। मैं वो प्रमोटर यार, मैं नाम रखवाने या मैंने एप्लीकेशन दी, मेरा नाम, कंपनी का नाम बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड जाने अनजाने में रख दिया गया जो नहीं रखना चाहिए था, अब उसकी कानून की खिलाफ वर्जी हो गई है ना। और द नेम वाज ऑब्टेन्ड बाय फर्निशिंग फॉल्स इनकरेक्ट। देखो इसके दो हिस्से हैं ये। पहले वाले हिस्से में ना रजिस्ट्रार से गलती होती है, दूसरे वाले हिस्से में प्रोमोटर जानबूझ के धोखा देता है। ये ऐसे करते हैं हम। जो पहला हिस्सा ना, विच थ्रू इन एडवर्टेंस और अदरवाइज, मतलब रजिस्ट्रार से गलती कोताही होती है, और दूसरे हिस्से में प्रोमोटर जानबूझ के धोखा देता है, फ्रॉड करता है, उसको पता नहीं चलने देता रजिस्ट्रार को। दोनों केसेस में क्या होगा फिर? देखो ये, मे विद अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार चेंज इट्स नेम। तो अगर एक कंपनी, पहली तो बात है ऐसा करना ही नहीं चाहिए ना प्रमोटर को, पहली बात तो ये है जो काम करें लीगली करें आप। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो फिर रजिस्ट्रार कहेगा विद द अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार नाम चेंज करना पड़ेगा, बशर्ते कि रजिस्ट्रार कहे। ठीक है, शैल इफ द रजिस्ट्रार सो डायरेक्ट्स, अगेन सर्कल करो इसको, सर्कलिंग ध्यान से करनी है सबने। Within 30 days of receipt of such direction, ये पूरी टाइम लिमिट है। इसका मतलब लिखो उर्दू में कि जब प्रोमोटर्स को या जब कंपनी को रजिस्ट्रार का हुक्म या ऑर्डर रिसीव होगा, जब कंपनी को या प्रोमोटर्स को रजिस्ट्रार का ऑर्डर रिसीव होगा, उसके बाद 30 दिन के अंदर, ये मतलब है इसका कि मैं रजिस्ट्रार हूं, मैंने आपको भेजा है भाई ऑर्डर, जिस दिन आपको मेरा ऑर्डर मिलेगा उसके मिलने के बाद फिर 30 डेज के अंदर आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। ये ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो पहला वाला पॉइंट है ना, उसमें कंपनी खुद ही चेंज कर देती है, मे विद द अप्रूवल, कंपनी को एहसास होता है। लिख दो साथ, पहले वाले पॉइंट में क्या है? कंपनी को एहसास होता है। यार ये क्या हम कर बैठे हैं, तो गलत कर बैठे हैं हम, गलत मालूमात दे दी हमने जाने अनजाने में। कंपनी को खुद एहसास होता है। बी पॉइंट में कंपनी को एहसास नहीं होता, रजिस्ट्रार हुक्म देता है चेंज करो भाई। तो जिस दिन रजिस्ट्रार को ऑर्डर मिल जाएगा उसके बाद 30 दिन के अंदर। ये however the registrar shall before issuing a direction for the change of the name afford, का मतलब क्या होता है? लिखो provide the company an opportunity to make representation, मतलब क्या होता है? आए अपने दिफा में बोले, defend itself against the proposed direction। yes, जब रजिस्ट्रार ये हुक्म देगा अपना कि नाम चेंज करो, तो उससे पहले कंपनी को मौका देगा कि आए जी, आपने जो अपने हक में जो कहना है वो कह दें, क्योंकि हम ये फैसला, ये हुक्म आपको देने वाले हैं। जैसे याद होगा आपको, हमने पढ़ा था एनएफपी में, याद है कि जो एक कंपनी लाइसेंस को रिवोक करती है, लाइसेंस को ब्रीच करती है, एनएफपी को लाइसेंस दिया था एससीसीपी ने, क्या कहा था कि आप नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जाइए काम करें, ये लाइसेंस है, लाइसेंस के मुताबिक काम करें। वो कंपनी अगर लाइसेंस को वायलेट करती है तो एससीसीपी कमीशन के पास इख्तियार है वो लाइसेंस रिवोक कर दें, लेकिन रिवोक करने से पहले उसको मौका दिया जाता है आए अपने दिफा में बोले। उससे पूछेगी कमीशन, बताओ क्यों ना रिवोक किया जाए। वही काम यहां हो रहा है कि रजिस्ट्रार जब ऑर्डर देगा उसको कि नाम चेंज करो, ऑर्डर देने से पहले उनको मौका देगा, आओ यार बताओ, देखो ये सबूत हमारे पास पड़ा है, हम आपको हुक्म देने वाले हैं नाम चेंज का, बताओ क्यों ना चेंज करें हम। कोई सवाल यहां तक? यस, जल्दी से क्विक। अब सारे ऑन रहे, सारे जाग के बैठे एंड बी अलर्ट। अब आहिस्ता आहिस्ता आई विल पिक अप द पेस। ठीक है, सवाल करने से शुडंट बी शाय, जो ना समझ आए उसी वक्त मुझे रोक लेना है आपने। मूव ऑन। फेलियर टू कंप्लाई। अब ये जो जितनी छोटी छोटी हेडिंग्स आ रही है, एक है देखो 2.3 ये बड़ी हेडिंग है, बड़ी हेडिंग को हम देख लेंगे, छोटी हेडिंग्स को आप इग्नोर कर दें, इसको स्टोरी की शक्ल में हम पढ़ते हैं। अब यहां तक हम आ गए हैं कि जो रजिस्ट्रार है वो हुक्म देने से पहले कंपनी को मौका देगा, आओ यार अपने दिफा में जो बोलना है बोलो।
अब आगे आ जाओ, फेलियर टू कंप्लाई को मैं इग्नोर कर रहा हूं, मैं आगे पढ़ता हूं स्टोरी की शक्ल में। इफ द कंपनी फेल्स टू रिपोर्ट कंप्लायंस का मतलब क्या होता है कि वो रजिस्ट्रार का हुक्म नहीं मानती। बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, रजिस्ट्रार का हुक्म आया तो माने ना भाई अच्छे बच्चों की तरह, तो और क्या करना है, मानना नहीं है तो। अब उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम अज्यूम करेंगे रजिस्ट्रार का हुक्म आ गया है नाम चेंज करने का। इफ द कंपनी फेल्स, अगर कंपनी जो है वो नाकाम हो जाती है कंप्लाई मतलब फॉलो करने में, विद द डायरेक्शंस इशूड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। अब पीरियड क्या था बताएं जी मुझे, किस टाइम के अंदर उसने करना है नाम चेंज? Within 30 days. यस, Within 30 रजिस्ट्रार में एंटर ऑन। अब देखो ये कंपनीज एक्ट ने कितना पावर दिया रजिस्ट्रार को। जब 30 दिन गुजर जाएंगे, जो ही 31st डे आएगा, रजिस्ट्रार कहेगा यार ये तो काम नहीं करते, ये तो लगता है कानून के मुताबिक काम करने की तैयारी नहीं है इनकी, तो वो क्या करेगा, रजिस्ट्रार में एंटर ऑन द रजिस्टर अ न्यू नेम फॉर द कंपनी सिलेक्टेड बाय हिम, वो खुद ही पिक कर लेगा कोई नाम, being a name under which the company may be registered under Companies Act and issue a certificate of incorporation। रजिस्ट्रार कहेगा अच्छा आपने मेरा हुक्म नहीं मानना, guess what, मुझे कंपनीज एक्ट 270 इतनी पावर्स देता है कि मैं खुद ही अपनी मर्जी का नाम पिक करूं, आपको दूं, सर्टिफिकेट दूं, और चलो थैंक यू वेरी मच, जाए आप काम करें तो करें। ये पावर्स दी हैं सारी। तो जो हम पढ़ रहे हैं सारी लीगल अथॉरिटीज और पावर्स हैं, ये कानून ने इनको दी हैं, ये रजिस्ट्रार अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, ये लीगल अथॉरिटी है जो उसको दी गई है। तो बेहतर क्या है कंपनी के लिए, फॉलो करें ना लॉ। पेनल्टी, हाँ जी सर कि अगर कंपनी ने उसकी बात नहीं मानी, अपनी मर्जी से नाम रखा है, रजिस्ट्रार की बात मानी, तो सर बस इतनी सी कंपनी को पेनल्टी। मैं कह रहा हूँ कि कंपनी ने रजिस्ट्रार की बात नहीं मानी ना, जो पहले कंपनी का उसने नाम खुद ही अपने से चूज कर लिया है, जो नाम पहले कंपनी के पास था, तो बस इतनी सी पेनल्टी होगी कि रजिस्ट्रार के पास इतनी सी थोड़ी होगी खुद से ही नाम चेंज कर ले 31st डे पे। कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगाया, कोई जुर्माना फाइनेंशियल ना, पेनल्टी ऊपर लगाई नहीं है हमने कि गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने पर पेनल्टी लगेगी ना, ऊपर लगाई है ना पेनल्टी। जी सर बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो यार, इफ द कंपनी मेक्स डिफॉल्ट विद द डायरेक्शन इशूड बाय द रजिस्ट्रार और कंटिन्यू यूजिंग प्रीवियस नेम आफ्टर द नेम हैज बीन चेंज्ड बाय रजिस्ट्रार, इट शैल बी। अब ये एक और पेनल्टी लगेगी। पहली पेनल्टी कब लगी, जब आपने जानबूझ के या जाने में गलत मालूमात फराहम की, नहीं करनी चाहिए थी। अब जब रजिस्ट्रार का ऑर्डर आपको मिल गया है तो फिर आपको ऑर्डर को फॉलो करना है ना। अब जब उसका ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे तो हमें कानून ये कह रहा है रजिस्ट्रार को इख्तियार है कि अपनी मर्जी का कोई मुनासिब नाम पिक कर ले, और इसका मतलब ये आएगा पेनल्टी का कि रजिस्ट्रार का हुक्म ना मानने पर भी जुर्माना मिलेगा। ये तो दो जुर्माने लग रहे हैं, एक आपने जब गलत मालूमात फराहम की थी उस मौके पर, और जब इसका ऑर्डर नहीं मानोगे इस मौके पर भी जुर्माना है। ये डन सर अगर रजिस्ट्रार ने 31st डे पे चेंज कर दिया नेम, तो उसके बाद अगर कंपनी ने दोबारा अपना नेम चेंज करवाना हो तो करवा सकती है? आगे आ रही टॉपिक पर। कंपनी अपनी लाइफ में जितनी मर्जी मरतबा चाहे नाम चेंज कर सकती है एज लॉन्ग एज वो प्रोसीजर फॉलो करे। अगला टॉपिक है यार, यहाँ तक कोई सवाल भी anyone? सर रजिस्ट्रार किस बेसिस पे खुद नेम चूज करेगा? ये ना वो नाम कुछ और काम कुछ और वाला नाम रख ले। तो वही है ना, और क्या है, वही चीजें हैं ना पीछे वाली जो पढ़ा हमने। किस बेसिस पे वो, मतलब आपने कहा ना वो अपने आप खुद नाम पिछला टॉपिक हमने पढ़ा है अभी, प्रोहिबिटेड नेम्स जिनका अप्रूवल चाहिए, वही चीजें हैं, उन्हीं की बुनियाद पे करेगा, और क्या करेगा। ओके सर, उन्हीं की बुनियाद पर करेगा, और जिम्मेदार प्रमोटर्स कंपनी को ठहरा रहा है कि जो आप रिक्वेस्ट लेके आए हैं नाम रजिस्टर करवाने की, इस रिक्वेस्ट में कोई धोखा देने की नीयत ना हो। मैंने मिसाल दी है ना आपको, आईडी कार्ड जाली बनाओ, सिंपल, जाली बैंक अकाउंट हो, फिर कोई सी भी मालूमात का गैर कानूनी होना काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं इसका मतलब है। अब चेंज ऑफ नेम बाय कंपनी, फोकस करें सारे। हमने पहले क्या पढ़ा था, जब तक कंपनी कायम है उसके शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं। यस, जब शेयर्स ट्रांसफर होंगे कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शेयर्स का बार बार ट्रांसफर होना क्या कहलाता है, परपेचुअल। यस, सक्सेशन होती है, ट्रांसफर होती है। इसी तरह ये है, जब तक कंपनी कायम है उसकी मर्जी, जब मर्जी अपना नाम चेंज करे, एज लॉन्ग एज वो प्रोसीजर फॉलो करे। लेट्स रीड। अ कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, हाँ भाई स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है,
जल्दी से क्विक। सर कोई पार्लियामेंट की तरफ से स्पेशल ऑर्डर पास किया जाए। 75% वोट majority सर। सर जिसमें एटलीस्ट 75% जो है वो यस रेजोल्यूशन पास होती है। एक याद वो ये लॉ है, इसमें गपशप नहीं चलनी, अपने लफ्जों में लिखना है लेकिन लॉ को नहीं बिगाड़ना। कंपनीज एक्ट 2017 में स्पेशल रेजोल्यूशन का क्या मतलब है वो ही मतलब लिखना है, ये नहीं कि उस दिन जो मूड कर रहा हूं मैं वो लिखाऊं। मैं ब्लेम योरसेल्फ, मैं हर चीज वाजे वाजे करके बता रहा हूं, इसलिए मैं अपना मोमेंटम तोड़ता हूं, सवाल करता हूं। जब मैं हर चीज जहां लिखवा रहा हूं मैं सारे बच्चों को कह रहा हूं सख्ती से जहां चीज मैं लिखवाऊं वही लिखनी है, क्योंकि अभी आप मेरे सामने नहीं बैठे हुए। तो इस सिस्टम में चलेगा वही जो जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। जहां लफ्ज मैं रुकूं जहां लिखवाऊं वही लिखना है, ये ना हो कि आगे लिख रहे हो आगे पीछे लिख रहे हो, वो सारा गुम हो जाता है। वो कंपनी में बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पढ़ा हुआ है हमने, एक ऐसी रेजोल्यूशन, एक ऐसा डिसीजन जिसमें कम से कम 75% मेंबर्स हाँ या ना करें। एंड यार ये बंद करो ना माइक्रोफोन, यार किसने ऑन किया हुआ है? सलमान बंद करो माइक्रोफोन, आगे आ जाओ। A company may by special resolution with the approval of the registrar signified in writing का मतलब क्या होता है कि वो रजिस्ट्रार से इन राइटिंग अप्रूवल लेगी, चेंज इट्स नेम। अगेन दोबारा ले लो इसको, बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड को ले लो। बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड को काम करते करते 1 साल 2 साल 3 या 5 10 साल हो गए। भाई कंपनी की मर्जी है, जब भी अपना नाम चेंज करना चाहती है नाम चेंज कर लो, लेकिन एक बात तो तय, इसका तरीका एक ही है, पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाओ। अब बताया हुआ है आपको मैंने कि स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे पास होगी, बताया जी कोई? कैसे पास होगी, कहां पास होगी, किस मौके पर पास होगी, बताओ? शेयर होल्डर्स की मीटिंग पे सर। यस, तो शेयर होल्डर्स की मीटिंग का एक नाम है, क्या नाम है? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग। यस, जनरल मीटिंग। अगर कंपनी अपना नाम चेंज करना चाहती है, जब भी चेंज करना चाहे, जितनी मर्जी मर्तबा चाहे चेंज करना चाहे, तरीका एक ही है, मेंबर्स को बुलाओ। मेंबर्स की मीटिंग क्या कहलाती है? जनरल मीटिंग। उस जनरल मीटिंग में जितने मेंबर्स आएंगे, फॉर एग्जांपल 10 करोड़ मेंबर्स हैं, जितने मेंबर्स मीटिंग में आते हैं उनका 75%। अगर हां कर देता है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गई। फिर वो रेजोल्यूशन भेजी जाएगी रजिस्ट्रार को, जो इन राइटिंग ऑर्डर करेगा, गुड आज स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गई है, कांग्रेचुलेशन, अब आप कंपनी का नाम बदल सकते हैं। आपको सवाल करना चाहिए था, सर ये मेंबर्स की परमिशन क्यों ले रहे हैं, बताओ क्या आना चाहिए, क्या जुमला बोलना चाहिए आपको? एक स्लोगन लिखवाया था मैंने, या मेंबर्स पैसों और पैसों से, कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसों फैसले हैं ना, पैसे उनके लगे हुए हैं, फैसले उन्हीं के फैसलों से डायरेक्टर्स आते हैं, तो उनको प्रोटोकॉल नहीं दोगे तो किसको दोगे? हर अहम फैसला उनकी मर्जी से होता है। आगे आ जाओ, अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड, the permission of the registrar shall not be required if the only change is the addition or deletion of the word, parenthesis मतलब small brackets। ये जो प्राइवेट लिखा है SMC प्राइवेट लिमिटेड, मैंने बताया था, फॉर एग्जांपल बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड है, बी लॉ नाम है, प्राइवेट लिमिटेड ये स्टेटस है। तो स्टेटस को चेंज करना, ये उर्दू में लिखो, सारे रिटर्न लगाना, इसको पेन के ऊपर सारे को एरो कर दो, लिंक कर दो, ऐसे प्राइवेट को सारे एक एरो, सारे को लिंक करो, प्राइवेट SMC लिमिटेड गारंटी लिखो, सारे स्टेटस हैं ये। अब उर्दू में लिखो कि स्टेटस को चेंज करना नेम, चेंज ऑफ नेम नहीं कहलाएगा। स्टेटस को चेंज करने से नाम चेंज नहीं होता, स्टेटस को चेंज करने से नाम चेंज नहीं होता, क्योंकि नाम इसके अलावा होता है, नाम स्टेटस से पहले आता है। यहां तो कोई सवाल तो कर लो जल्दी, क्विक। स्टेटस को चेंज करने से नाम चेंज नहीं होता, आपको एक्चुअल नाम चेंज करना होता है, और स्टेटस हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है, ब्रैकेट बाहर में लिख दिया जाता है, ठीक है? मुझे बताओ कि स्टेटस को चेंज करना है तो क्या चेंज करेंगे, बताओ कहां जाना पड़ेगा?
बताओ कौन सा डॉक्यूमेंट चेंज करेंगे भाई? ऑफ मार्केट जाना पड़ेगा सर प्रिंसिपल है, मेमोरेंडम चेंज होगा सर। मेमोरेंडम की कौन सी क्लॉज चेंज होगी? सर लायबिलिटी क्लॉज चेंज। लायबिलिटी क्लॉज लिखो ये कि अगर स्टेटस चेंज करना है तो एमओए की लायबिलिटी क्लॉज चेंज करनी पड़ेगी। और स्टेटस को चेंज करने से नाम चेंज नहीं होता, ये ऐसे। डन, ठीक है? जाग रहे हैं सारे? जी सर जाग रहे हैं। यस सर। मूव ऑन, स्पीड अप। 2.4 रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ नेम एंड इफेक्ट देयर ऑफ का मतलब क्या होता है कि जब नाम चेंज कर लिया जाएगा उसके बाद उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये सब हेडिंग्स को हम इग्नोर करेंगे, मैं पढ़ता हूं आगे। वेयर अ कंपनी चेंज, ऊपर हमने पढ़ लिया नाम चेंज कैसे करना है। अब हम अज्यूम करते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप स्टोरी चल रही है, स्टोरी है। ऊपर में नाम चेंज किया, अब अगले कदम पर आ जाओ, यानी कि मूवी का अगला हिस्सा है ये। अब अगले हिस्से में जब नाम चेंज हो गया, अब हम पढ़ेंगे नाम चेंज करने के बाद फिर क्या होता है। Where a company changes its name, the registrar shall enter the new name on the register. रजिस्टर होते हैं उनके पास, हार्ड कॉपी भी सॉफ्ट कॉपी भी, इन प्लेस ऑफ द फॉर्मर नेम। जहां एक कंपनी अपना नाम बदल लेगी तो रजिस्ट्रार उस कंपनी के पुराने नाम की जगह नया नाम लिख देगी, फॉर्मर मतलब प्रीवियस नेम। एंड शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब नाम बदलेगा तो सर्टिफिकेट नया इशू होगा। एंड शैल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑल्टर्ड मतलब चेंज्ड या अमेंडेड to meet the circumstances of the case, and on the issue of a certificate the change of name is complete. तो जब कंपनी नाम चेंज कर लेगी, पहला स्टेप क्या था? जनरल मीटिंग बुलाओ, मेंबर्स को बुलाओ, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ, वो पास हो जाएगी। कितने परसेंट वोट आएंगे? 75% वोट आएंगे। किससे परमिशन लोगे? रजिस्ट्रार से लोगे, इन राइटिंग लोगे। फिर जब रजिस्ट्रार वो चेंज ऑफ नेम अप्रूव कर देगा तो रजिस्ट्रार एक नया सर्टिफिकेट इशू करेगा, क्योंकि पुराने पर तो पुराना नाम लिखा हुआ है। नया सर्टिफिकेट इशू करेगा तब ही चेंज ऑफ नेम का सारा प्रोसीजर मुकम्मल होगा, वरना नहीं। जब तक आपको नया सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता चेंज ऑफ नेम का प्रोसीजर मुकम्मल नहीं होगा। आगे आ जाओ। वेयर अ कंपनी चेंजेस इट्स नेम इट शैल, अगेन टाइम लिमिट आ रही है, फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। ये सारी टाइम लिमिट है, यहां से करना। 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ अ सर्टिफिकेट बाय द रजिस्ट्रार। ये सारी टाइम लिमिट है। ये जहां एक कंपनी अपना नाम चेंज कर लेगी तो जिस दिन वो नाम चेंज होगा, जिस दिन मतलब जिस दिन उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, उस तारीख के बाद 90 दिन तक, ये इसका मतलब बनेगा, continue to mention his former name along with his new name on the outside of every office place and every document. कौन है भी अक्लमंद बच्चा मुझे इसकी लॉजिक बताए। जहां एक कंपनी अपना नाम चेंज कर लेगी तो उस पर लाजिम है, क्या लाजिम है? कि जिस दिन उसका नाम चेंज होगा, अब नाम कानूनन कब चेंज होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके नहीं होता, जब रजिस्ट्रार आपको नया सर्टिफिकेट दे दे। अब जिस दिन वो सर्टिफिकेट देगा उस दिन, उस डेट के बाद 90 दिन तक उस कंपनी पर लाजिम है हर जगह जहां जहां उसका नाम लिखा हुआ है अपने नए नाम के साथ पुराना नाम भी लिखे। इसकी लॉजिक क्या है भाई? ताकि लोगों को पता चले कि ये पुरानी ही कंपनी। यस, ताकि कोई न्यू कंपनी नहीं है, बरकरार रहे, लोगों का ट्रस्ट एतमाद बरकरार रहे, लोगों को ये ना बचला आप उनको मिसलीड कर रहे हैं, ये अवाम का कॉन्फिडेंस बहाल रहे। आपको ये ना हो कि नाम बदल रहे हैं काम कुछ और। ये लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए कंपनीज लोगों को गुड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनका कॉन्फिडेंस बहाल रखना जरूरी है। लोगों को ये तासुर ना मिले आप उनसे डिसीव कर रहे हैं, आंख मचोली खेल रहे हैं, गलत। अब बिजनेस नीड्स टू बी एथिकल। आप भी आगे जाकर कारोबार करेंगे तो पैसे बनाने की दौड़ में ब्लाइंड नहीं होना किसी ने। एवरीवन हैज द राइट टू बिकम रिच। पैसा हर किसी को पसंद है, हम भी यहाँ पढ़ा रहे हैं, हम भी तो पैसे के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन पैसे कमाने के लिए हम सर्विसेज तो ऑनेस्ट दे रहे हैं ना, इसी को तो रिस्क हलाल कहते हैं। पैसा कमाना हर किसी का राइट है, द मोर द मनी द बेटर।
आप भी आगे कारोबार कमाएं। ये क्यों पढ़ा रहे हैं आपको? कल जब आप भी बिजनेस लगाएंगे यू नीड टू बी एथिकल। मूव ऑन, आगे आओ। नो इफेक्ट ऑन लीगल प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या होता है? अदालती कार्रवाई, मतलब मुकदमात। अगर लिखो लीगल प्रोसीडिंग होता है अगर कोई मुकदमा चल रहा है अदालत में। ऊपर जो भी हमने किया अभी, क्या इसका उस कंपनी पर जो मुकदमात अभी चल रहे होंगे अदालतों में उस पर कोई असर पड़ेगा? The change of name shall not affect any rights or obligations, कंपनी के हुकूक और फराइज। और रेंडर मतलब मेक डिफेक्टिव एनी लीगल प्रोसीडिंग्स का मतलब क्या होता है? ना तो कंपनी के हुकूक और फराइज, याद है हुकूक और फराइज, मुआहदा कर सकना, कर्जा ले सकना, फला 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 एज अ पर्सन। और रेंडर डिफेक्टिव, रेंडर मतलब ना ही कोई अदालती कार्रवाई, अगर कोई केस चल रहा होगा उसको डिफेक्टिव मतलब उसको गैर कानूनी नहीं करेगी। बाय और अगेंस्ट द कंपनी, अगर कंपनी ने कोई मुकदमा किया हुआ या कंपनी पर कोई मुकदमा हुआ हुआ, and any legal proceeding that might have been continued or commenced against the company, कंपनी ने कोई मुकदमा किया है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी पर मुकदमा हुआ है, अदालत में चल रहा है, अदालत में चलते हुए मुकदमे को हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं लीगल प्रोसीडिंग्स, कोई असर नहीं पड़ेगा यार। अगेंस्ट द कंपनी बाय फॉर्मर नेम मे बी कंटिन्यूड बाय और कमेंस। इसकी लॉजिक मुझे को बताया यार, कंपनी का नाम चेंज करने का इन मामलात पे असर क्यों नहीं पड़ता भाई? हाँ जी सर, कंपनी तो वही है ना, शेयर होल्डर्स वगैरह और डायरेक्टर्स। ये तो वही बात है, बच्चे ने नाम चेंज कर लिया, अभी अहमद से इसका रख लिया, तो बंदा तो वही है ना। तो खाली नाम चेंज करने से इन मामलात पे असर नहीं पड़ेगा। हाँ भी समझ आ रहा है सब कुछ? आयशा, बहराम, हैदर, हसन, हिफा, यस सर, यस सर, लाइबा, बशीर, इफ्तिखार, लाइबा, यस इफ्तिखार, सर, नजीउल्लाह, नायाब। नायाब फॉलो कर रही हो? यस सर, यस सर। और कौन कौन है जिन बच्चों का यहाँ नाम शो हो? तकदीस, अलीना, सैफुद्दीन, शेरबानो। जिन बच्चों का नाम शो हो रहा है, जो ही मैं नाम कॉल आउट करूं, यू नीड टू स्पीक अप, वरना आप मेरी तरफ से एब्सेंट हो। जैनब फॉलो कर रही हो? यस सर। मूव ऑन, मूव ऑन। ओह कहाँ गई है बुक? वेरी बैड। अच्छा जी, वेट 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 वेट, बुक गायब हो गई। क्या था यार, इसका पेज गुम हो गया। सर आप ऊपर वाले टैब पे क्लिक कर लेना, ऊपर लेफ्ट वाले टैब पे चले जाएं, पहले खुला था उधर से खुल जाएगा। कहाँ से? तो टॉप लेफ्ट पे जो टैब नहीं बना हुआ, टॉप लेफ्ट पे, लेफ्ट पे टैब, टॉप लेफ्ट पे टैब, कौन सा टैब? सर ये सर नहीं सर, वो जो आपने पहले जो आपने खोला हुआ था ब्राउजर, उस पे जाए ना सर डेस्कटॉप। अच्छा ये ये सर, इस ये वाला शो हो गया? यस सर, शो हो रहा है। चलो गुड, आइए आज मूव ऑन, मूव ऑन। ये चलें एग्जांपल पढ़ते हैं आप। चेंज ऑफ नेम, भाई ये सिनारियो है, ठीक है? ये बंद करो माइक्रोफोन। तो सिनारियो की क्या टिप है? मैंने कहा था सिनारियो के दो हिस्से हैं, सुन ले गौर से। पहले हिस्से में खाली वो स्टेटमेंट्स देते हैं, दूसरे हिस्से में सवाल करते हैं, आपका सवाल का जवाब देना होता है। सिनारियो एक सिचुएशन है, कहानी है, इसमें फर्जी किरदार दिए होंगे, पढ़ के आपने लिंक करना है किस टॉपिक से। अब मैंने कहा था कि टॉपिक ग्रिप में है तो इसको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ही ये पढ़ रहे होंगे आपने फोकस किस पे करना है? उनकी वर्ड्स पर, इसको मैं पंच वर्ड्स कहता हूं। ऐसे लफ्ज आएंगे जो आपको क्लू देंगे, जैसे आपने बचपन में खेली होगी, आप अभी बच्चे खेलते हो वो ट्रेजर हंट, वो हर जगह क्लूज लगे होते हैं। तो जो आप सिनारियो पढ़ेंगे, लुक फॉर द वर्ड और वर्ड्स जो आपको क्लू देंगे, इशारा देंगे किसी टॉपिक की तरफ, उनको पकड़ना है। अब देखो इसमें कौन से क्लू आएगा। प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड वांट्स टू चेंज इट्स नेम टू प्रिंटिंग एंड मार्केटिंग लिमिटेड। हाँ भैया, कौन से लफ्ज है इसमें, इस लाइन में? चेंज इट्स नेम। चेंज इट्स नेम सर, चेंज इट्स नेम, ये वो पंच वर्ड्स हैं। जिसने थॉरो पढ़ा होगा फौरन ये लफ्ज उसको क्लिक करेंगे माइंड में। जो आपका नेचुरल इनबिल्ट जीपीएस सिस्टम है वो आपको लेके जाएगा कंपनी लॉ के चैप्टर नंबर 2 में।
अंडर द, अब देखो अब सवाल है ये, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 डिस्क्राइब द स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय पीएल फॉर चेंजिंग इट्स नेम। अब जेरे बहस क्या चीज है, मतलब डिस्कस क्या हो रही है यार, देखिए मतलब मेन किरदार कौन है इसमें? मेन किरदार है आपका पीएल, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड की बात हो रही है ना, तो ये वो किरदार है। ये समझो, ये भी एक शॉर्ट मूवी है, नेटफ्लिक्स पे आप शॉर्ट मूवीज देखते हो, ड्रामास, ये भी एक शॉर्ट मूवी है, इसका मेन किरदार प्रिंटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी बात हो रही है। जिन्होंने ए लेवल किया है या मैट्रिक में शायद आप पढ़ाते हो, हम कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। किसी को मालूम है प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? सर ये हीरो क्या होता है सर? एंटागोनिस्ट विलेन होता है, और प्रोटैगनिस्ट विलेन ऑफ द स्टोरी। ये देखो ये प्रोटैगनिस्ट है, ये प्रोटैगनिस्ट है। मैं कह रहा हूं इसको आसान करो, ये स्टोरी है ना, शॉर्ट स्टोरी, और क्या है, सीजन है, ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी लिखी हुई है, फिक्टिशियस स्टोरी है। तो आप ऐसे कहोगे, ऐसे मूवी घूमती है किरदार के। वो जो पाकिस्तानी मूवीज है वहां तो पता नहीं पूरे को 10 से 12 हीरोज होते हैं, 10-12 हीरोइंस होती हैं। अगर हॉलीवुड की मूवी आपने तो हाँ सर वो हीरो है, ही इज द प्रोटैगनिस्ट। इसके गिट सारी ऐसे बॉन्ड मूवीज हैं, बॉन्ड अल्टीमेटम मूवीज हैं, इम्पॉसिबल मूवीज हैं, ये सारी है जिसके गिर्द सारी सिनारियो घूमे। मैं कहता हूँ वो प्रोटैगनिस्ट है। वो एक भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, तो सारी कहानी इसके गिर्द घूम रही है। तो इसका नाम इस्तेमाल करके बताओगे ना कि अब सवाल क्या है, ये अंडर द प्रोविजन कंपनीज एक्ट डिस्क्राइब स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय पीएल। पीएल की बात हो रही है भाई, ये मालूम करना है आपने, एक बात किसकी हो रही है भाई, तो फिर बताओगे ना जवाब में। ये जवाबों को रटे नहीं लगाने फॉर्मेट्स को, बच्चे रटे लगाते फिर रहे होते हैं, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। और भाई जैसे मर्जी लिखो भाई, सवाल कोई फॉर्मेट नहीं है, पक्का सवाल का जवाब दो। सवाल में कह रहे हैं बताएं पीएल ने क्या करना है, तो मैंने टिप दी थी आपको, ओल्ड स्कूल थॉट टिप है, जिन लफ्जों से सवाल पूछा जाए उन्हीं से स्टार्ट कर दो, खत्म। तो सवाल क्या है, बताएं पीएल को क्या करना चाहिए, तो बताओ ना, पीएल को अपना नाम चेंज करने के लिए मंदरजा झेल स्टेप्स पर अमल करना चाहिए। तो आपने पढ़ लिए पहले, क्या है स्टेप्स? पास स्पेशल रेजोल्यूशन, रिटन परमिशन फ्रॉम द रजिस्ट्रार, ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आगे क्या है? फिर आखिरी हिस्सा देखो सवाल का क्या है, ये तोड़ना होता है सवाल को। आपने लफ्ज पढ़ा होगा स्कूलों में, एनालाइज। एनालाइज का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, तो लॉ को भी तोड़ना है आपने। देखो 2 हिस्से हैं सवाल के। अंडर द प्रोविजन कंपनीज एक्ट डिस्क्राइब द स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय पीएल फॉर चेंजिंग इट्स नेम, पहला हिस्सा, उसको नंबर 1 करो। एंड मैटर्स टू बी कंप्लाइड विद आफ्टर द चेंज, ये 2 हिस्से हैं। जो बच्चा एग्जाम में तेज पढ़ता है सवाल को, व्हेन यू रश विद द क्वेश्चन यू मिस इंपॉर्टेंट थिंग्स। क्वेश्चन को हमेशा आराम से पढ़ा जाता है, आहिस्ता पढ़ा जाता है, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन को डी कोड करना होता है, जैसे आप लॉक को डी कोड करते हो। ये डी कोड तब भी होता है जब आहिस्ता पढ़ते हैं, तो सवाल में छुपे आपको हिस्से मिलते हैं। अगर आपने एक पैराग्राफ में लिख दिया, एग्जामिनर को मुश्किल होगी पहचानने में। 2 हिस्से, 2 पैराग्राफ्स, ये अभी जैसे मैं पढ़ के बता रहा हूँ, ये समझो आपको मैं लिखना सिखा रहा हूँ। सवाल के जितने हिस्से होते हैं, लिखो उर्दू में इसी बॉक्स के साथ, सवाल के जितने हिस्से होते हैं उतने पैराग्राफ्स बनते हैं। इसको याद कर लो, स्टार लगा दो इसको, बल्कि स्टार ना लगाओ, खाली ऐसे लिखो, नोट करो, NOTE कैप्स में लिखो, NOTE नोट। सवाल में जितनी बातें पूछी जाती हैं, ये सवाल के जितने हिस्से होते हैं उतने ही अलग अलग पैराग्राफ्स बनते हैं आंसर में। ये सिंपल टिप है, दुनिया भर में चलती है, यूनिवर्सल टिप है ये समझो। लिखने का अब आर्ट आ रहा है आपको। प्रेजेंट कहते हैं बच्चे, सर आंसर कैसे प्रेजेंट करें, ये है ना, ऐसे करोगे ना। लेट मी रीड द लास्ट पार्ट। आफ्टर द चेंज ऑफ इट्स नेम पीएल शैल फॉर अ पीरियड ऑफ, देखो वही कभी टॉपिक आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैंने क्या बताया था पहले दिन आपको, चाहे स्ट्रेट सवाल हो चाहे सिनारियो, लिखना टॉपिक ही है। फर्क क्या है, खाली ऊपर कंपनी का नाम ही ऐड हुआ है ना, बाकी सारा टॉपिक है, वही टॉपिक है। अब अगर मैं स्ट्रेट सवाल पूछ लूं कि डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर चेंजिंग द नेम, ए पार्ट, बी पार्ट एंड द स्टेप्स फॉलो आफ्टर, ये स्ट्रेट सवाल हो जाएगा। तो सिनारियो में कौन सी रॉकेट साइंस है, खाली कंपनी का नाम ही लिखा है ना, पहले क्या साइंस है, लिखा तो वो टॉपिक ही है। तभी तो मैं कह रहा हूं आपको, सारी तवज्जो फोकस आपकी टॉपिक पर हो।
ये जो बच्चे कहते हैं सर सिनारियो टाइप क्वेश्चंस, सिनारियो टाइप, सामने तो है सिनारियो, इसी में 3 कंपनीज का नाम ऐड कर दूं, कॉम्प्लेक्स कर दूंगा, खत्म, क्या हो जाएगा। सेकंड पार्ट वही आ गया आपका एज दिस टॉपिक है, ठीक है। कोई सवाल यहां तक एनीवन जल्दी से? No, sir. 2.5 publication of name by a company and penalty. कंपनी ने जो नाम बदला है, जो नया नाम रखा है, वो कहां कहां लिखा जाएगा। पहले हमने एक लाइन पढ़ी है, जहां जहां उसका नया नाम लिखा है, हर बोर्ड है, हर डॉक्यूमेंट है। तहजीब फॉर एग्जाम्पल क्या, तहजीब बेकरी कंपनी है, अगर पहली बात सोल ट्रेडर्स ही है, ये तहजीब बेकरी एक कंपनी है ये, तो उसका जो पैकेजिंग है, जो शॉपिंग बैग्स हैं, जो बॉक्सेस हैं, जो रैपर्स हैं, जो बोर्ड है, जो डिलीवरी है, हर जगह उनको अपना नाम लिखना पड़ेगा। उनके लेटर हेड्स हैं, स्टेशनरी, हर जगह नाम लिखना होता है। एवरी कंपनी शैल डिस्प्ले इन द कंस्पिकुअस का मतलब क्या होता है, विजिबल पोजीशन इन लेटर्स इजीली लेजिबल का मतलब क्या होता है, हर हर्फ वाज़े हो, पढ़ा जा सके, हर हर्फ वाज़े हो, बिल्कुल वाज़े हो। लेजिबल इन इंग्लिश और उर्दू, इन इंग्लिश और उर्दू, मर्जी है, कैरेक्टर्स, इट्स नेम and incorporation number outside the registered office and every office or the place। registered office क्या होता है भाई, क्या जाओ बताओ अभी अपना क्या नाम है इसका। हाँ भी इस्माइल शाह बताओ, registered office क्या होता है? सर रजिस्टर्ड ऑफिस एक ऐसा ऑफिस होता है जो एट द टाइम ऑफ मेमोरेंडम जब हम लिखते हैं तब हम उनको बताते हैं कि यहाँ पर तमाम कम्युनिकेशन प्रोसेस होंगे यहाँ पे कंपनी के। यस, रजिस्टर्ड ऑफिस वो ऑफिस होता है जहां सारी कम्युनिकेशन या कॉरिस्पॉन्डेंस होती है। वो आमतौर पे एक ही होता है, और रियल लाइफ में आमतौर पे हेडक्वार्टर्स को ही, हेड ऑफिस को ही ऑफिस बना देते हैं। तो ये हम पढ़ते हैं, लास्ट क्या है, हर कंपनी पर जिम्मेदारी है कि वो अपना नाम, चाहे पुराना है चाहे नया है, विजिबल जगह पर लिखो। हर लेटर, फॉर एग्जाम्पल SKANS लेटर्स लेजिबल हो, पढ़े जा सके, या इंग्लिश में या उर्दू में। साथ अपना इनकॉर्पोरेशन नंबर भी लिखो अगर आप कंपनी है तो, अपने हर ऑफिस में। इसके अलावा जितने भी ऑफिस हैं हर जगह लिखा जाएगा। डन, बस आज के लिए इतना ही काफी है। अभी चैप्टर कितना रह गया है? टॉपिक नंबर 3 है, चैप्टर 1 है 2 है? 2 है ना, आर्टिकल्स और सर ये जो स्कूल और यूनिवर्सिटीज वगैरह होती हैं ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, तो ये कंपनी बन सकती हैं? कंपनीज होती हैं, आमतौर पर कंपनीज होती हैं। ये स्कैन्स कंपनी है? नहीं तो पार्टनरशिप है ना, ये सोल ट्रेडर है, बेसिकली पार्टनरशिप है दोनों में। इट्स नॉट अ कंपनी, इट्स एन इंस्टीट्यूट। ये बेसिकली ये ना कॉलेज है ना यूनिवर्सिटी है, इट्स लाइक अ ट्यूशन सेंटर। इंस्टीट्यूट्स हैं रजिस्टर्ड विद ICAP। जो मेन इदारा है आपका ICAP है, ठीक है। ICAP किस कानून के तहत बना हुआ है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस 1964 बना हुआ है। उस कानून के तहत ICAP को ये इजाजत है कि वो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स को, ये इंस्टीट्यूट्स एज अ सोल ट्रेडर भी चल सकते हैं, एज अ पार्टनरशिप भी चल सकते हैं। इंस्टीट्यूट इनका नाम होता है। ये इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है ICAP के साथ। ये जो स्कैन CPSBM है, ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस 1964 के तहत बने गए हैं। ICAP जैसे SCCP चलाता है ना, SCCP तमाम कंपनीज को रजिस्टर रेगुलेट करता है, ऐसे ICAP तमाम अकाउंटेंसी एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूट्स को रजिस्टर और रेगुलेट करता है। जब नीचे फ्रंट ऑफिस आओगे वहां देखो लाइसेंस लगा हुआ है, इसका सर्टिफिकेट लगा हुआ है। इनको कहते हैं RAET, रेट्स, रैट्स भी पढ़ते हैं, रेट्स पढ़ते हैं। ये सारे टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। ये वाला पार्टनरशिप है, इसमें ओनर है, ही इज पार्टनर विद समवन इन लाहौर। ये पार्टनरशिप है, इट्स नॉट अ कंपनी। लेकिन आमतौर पे यूनिवर्सिटीज और कंपनीज होती हैं। हां जी, यस पूछो। जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनके बाद में हम एज अ कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, ज्यादातर स्कूल होते हैं कंपनीज हैं यार, लेकिन टीचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, उनका अलग लॉ होता है, उसके तहत चलते हैं। ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो कंपनीज ही होती हैं आमतौर पर। मर्जी होती है, आप कंपनी बनाए, वो प्रोटेक्शन मिल जाती है ना। एज इंस्टीट्यूट से कराएं आपका अलग कानून होता है, ठीक है ना। जो आपका फेडरल यूनिवर्सिटीज ऑर्डिनेंस है, फेडरल यूनिवर्सिटीज ऑर्डिनेंस, वो अलग लॉ होता है उनके लिए। उनके तहत फिर वो एज इंस्टीट्यूट फाउंडेशन के तौर पे बन जाते हैं, ट्रस्ट के तौर पे प्रोवाइड करेंगे। ये कंपनी के तौर पे बना सकते हैं, आपकी मर्जी होती है, लेकिन उनके अलग लॉज हैं। लेकिन जनरली ज़्यादातर जो है ना स्कूल ये कंपनी के तौर पर बन जाते हैं। सिंगल मेंबर कंपनी बन जाती है, प्राइवेट कंपनी बन जाती है, मर्जी होती है। लेकिन आमतौर पर इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, मर्जी होती है उनकी।
I'll mark your attendance now, ठीक है? कोई सवाल है पूछने में जल्दी से क्विक. चलिए ये जल्दी करते हैं. राइट. अभी आहिस्ता आहिस्ता टाइम लिमिट्स आएंगी, ठीक है? बस जैसे मैं कहूँ वैसे करते जाओ और सर्कल और किसी चीज बंद करो माइक्रोफोन. चलो लेट्स मार्क द अटेंडेंस भाई. ओके स्टे अलर्ट. बासित बंद करो यार. ओके अब्दुल मोइज एब्सेंट. अब्दुल राफे एब्सेंट. अब्दुल समद. सर अब्दुल मोइज प्रेजेंट है. ओके अब्दुल अब्दुल राफे एब्सेंट है. अब्दुल समद प्रेजेंट. अब्दुल राफे एब्सेंट है. अब्दुल समद प्रेजेंट. अब्दुल तवाब सर. अब्दुल्ला प्रेजेंट सर. अब्दुल्ला आसिफ प्रेजेंट. अब्दुल्ला मोहम्मद प्रेजेंट सर. अमास सिकंदर एब्सेंट. बहराम एब्सेंट. फजील एब्सेंट. गुलाम मोहम्मद प्रेजेंट सर. हाफिज मुबशिर प्रेजेंट सर. हैदर रशीद एब्सेंट. हमजा अली प्रेजेंट है. हमजा अली प्रेजेंट. हमजा यूनुस प्रेजेंट सर. हसन अब्बासी एब्सेंट. हसन खान प्रेजेंट सर. इफा Present, sir. हिना नूर Present, sir. हिना शाहीन Present. इफरा एब्सेंट. इकरा Present. खदीजा. सर टीम्स ऐप नहीं चल रहा था, वो इसलिए नहीं क्लास ले. कौन? इफ्रा. तो क्या एब्सेंट ही होगी ना? ये क्लास ले रही है अभी? सर उसकी डिस्कनेक्ट हो जाती है बार बार. ओके चलो प्रेजेंट हो गए. चलो खदीजा. सर मैं प्रेजेंट हूं सर. कौन? सर प्रेजेंट हूं सर. वो नेट का इशू था थोड़ा. सर बहराम. सर बहराम में प्रेजेंट हूं सर. वो ओके ओके बहराम भी प्रेजेंट है अभी. अच्छा जी और कौन है आगे? इफा प्रेजेंट है. हिना नूर इफरा इकरा खदीजा. खालिद खान प्रेजेंट सर. लाइबा इफ्तिखार. Present, sir. माम इमरान. Present. माम राशिद एब्सेंट. माहिन नाज एब्सेंट. मरियम अरशद एब्सेंट. मरियम यास्मीन Present. मोहम्मद अब्दुल्ला प्रेजेंट सर. एहसन जमील प्रेजेंट सर. मोहम्मद अली एब्सेंट. हमजा खान एब्सेंट. इम्तिनान एब्सेंट. जानीस एब्सेंट. मोहम्मद उसामा प्रेजेंट सर. प्रेजेंट. मोहम्मद साद प्रेजेंट सर. साद बिन जफर प्रेजेंट सर. मोहम्मद शाजिब प्रेजेंट सर. उमर आफ्ताब प्रेजेंट सर. प्रेजेंट सर. और क्या है सोए हुए हो? हाँ सर. हो गया भाई. मोहम्मद यूसुफ एब्सेंट. जैन अमजद प्रेजेंट सर. नाहिद प्रेजेंट. Present, sir. नजीउल्लाह एब्सेंट. नायाब Present. ओके. इमरागुल एब्सेंट. नुमान करीम प्रेजेंट सर. काइस सुभान प्रेजेंट सर. रश्माइल. Present, sir. कादर मानबेग प्रेजेंट सर. सलमान हैदर प्रेजेंट. ओके प्रेजेंट. सलमा तैयब सर बहराम अवान Present, sir. प्रेजेंट है सर. उसका नेट नहीं काम कर रहा. बहराम का मैंने लगा दिया ना यार. किधर है बहराम? हाँ प्रेजेंट है ठीक है. और कौन है? सलमा तैयब प्रेजेंट. शेरबानो Present, sir. हसनैन अली हैदर एब्सेंट. हसनैन मुश्तबा प्रेजेंट सर. सैयद सैफुद्दीन
Present, sir. सैयदा अलीना, Present, sir. जगदीश, प्रेजेंट। उमर मजीद, एब्सेंट। उमर फारूक, सर वो प्रेजेंट है। उमर फारूक प्रेजेंट है। माइक्रोफोन बंद करके सुना यार। युसरा लीव पर है। ज़ैनब, प्रेजेंट। और ज़ुहैब अली, Present, sir. डन। ये आप रोज का काम रोज करना है, ठीक है? आधा घंटा 35 मिनट्स को पढ़ लेना है, उर्दू में समझ लेना है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। असाइनमेंट सबमिट करानी कि नहीं करानी? कब करानी थी, आज या कल? सबने करानी, ग्रुप में करा लिया, ठीक है? बी रिस्पांसिबल। फायदा आपका, यहाँ कुछ बच्चों ने करा दिया, ठीक है? चलो यार, सी यू टुमारो शार्प 11 o'clock। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। Office,